किसी मुल्क में एक बादशाह था जो बड़ा ही नेक, फैयाज और रियाया परवर था। बहुत सालों पहले उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसके 3 जवान बेटे थे। जब वो बादशाह बूढ़ा, कमजोर और बीमार हुआ तो एक दिन उसने अपने तीनों जवान बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद उन्हें रियासत के और बादशाहत के तमाम उमूर तरतीबवार समझाए और समझाने के साथ ही ये भी बताया कि महल के फला कोने में मैंने एक खजाना दफन करके रखा है जिसके बारे में सिवाय मेरे कोई और नहीं जानता। मेरे इंतकाल के बाद तुम तीनों भाई एक साथ मिलकर उस खजाने को बाहर निकालना और बराबर बराबर आपस में तकसीम कर लेना। तीनों भाइयों ने अपने वालिद की तमाम बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया और साथ ही वादा किया कि आपकी बताई तमाम बातों पर हम जरूर अमल करेंगे। 3 दिन के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। इंतकाल के कुछ दिनों के बाद तीनों भाई एक साथ मिलकर अपने बाप की वसीयत के मुताबिक रात के अंधेरे में महल के उस कोने में पहुंचते हैं जहां पर वो खजाना दफन था कि चलो खजाने को निकालकर आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लिया जाए। लेकिन जब तीनों भाई वहां पर पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां पर कोई खजाना मौजूद न था, बल्कि उन तीनों से पहले ही कोई वहां से खजाना लेकर गायब हो चुका था। जब उन तीनों भाइयों ने देखा कि वहां पर कोई खजाना मौजूद नहीं है तो वो तीनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे कि हमारे वालिद ने हमें ये बताया था कि सिवाय उनके किसी और को इस खजाने के बारे में मालूम नहीं है। उन्होंने इस खजाने का पता हमें बताया था। अब खजाना यहाँ पर अगर मौजूद नहीं है तो जाहिर है हम तीनों में कोई चोर है जिसने उस खजाने को चोरी छुपे हमसे पहले ही गायब कर दिया। अब वो तीनों भाई एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, यहाँ तक कि तीनों का झगड़ा बढ़ता चला गया। आखिरकार तीनों शहर काजी की अदालत में ये मुकदमा लेकर पहुंचते हैं। शहर काजी ने अब तीनों शहजादों की बातों को बगौर सुना, कुछ देर तक गौर फिक्र की, उसके बाद कहा, मैं तुम्हें एक वाकया बताता हूं। इस वाकये को तीनों भाई अच्छी तरह से सुन लो और उसके बाद मैं एक सवाल करूंगा और फिर उसी सवाल के बाद मैं तुम्हारे मसले का जवाब दूंगा। अब शहर काजी ने वाकया सुनाना शुरू किया। शहर काजी ने बताया कि किसी मुल्क में एक लड़का और लड़की साथ रहा करते थे। वो बचपन से साथ पले बड़े थे। जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। रोजाना एक दूसरे से मिलते जुलते वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में तक खा लेते हैं। जब उन दोनों के घर वालों को इस मोहब्बत के बारे में मालूम हुआ तो घर वालों ने दोनों के दरमियान जुदाई डाल दी। उन दोनों ने कोशिश की कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन घर वाले किसी भी सूरत में एक दूसरे के साथ शादी कराने को तैयार नहीं थे। अफरा तफरी में लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी। जब लड़के को लड़की की शादी के बारे में मालूम हुआ तो उसने फौरन लड़की को एक खत लिखा। उसने खत में लिखा कि इससे पहले कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाओ, मैं आखिरी बार तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि एक बार मुझसे मुलाकात कर लो, इसके बाद फिर कभी मिलने की जिद नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन इस आखिरी मुलाकात में मैं अपनी तमाम हदों को पार करना चाहता हूँ। हमने अपने आप को आज तक जिन तमाम चीजों से रोके रखा था, इस बार मुझे मत रोकना। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को गुजार लूं, ताकि तुम्हारी जुदाई के बाद मैं उन्हीं लम्हात को याद करके अपनी बची खुची जिंदगी को गुजार सकूं। अल्लाह अकबर। लड़की को जब लड़के का खत मिलता है वो तड़प उठती है। वो भी लड़के से मुलाकात करने के लिए जैसे तैसे लोगों से बचते बचाते लड़के के पास आती है और आकर कहती है कि हमने जिस तरह बचपन से एक दूसरे को जाना है, पहचाना है, चाहा है, मोहब्बत की है, हम आइंदा भी इसी तरह एक रहेंगे और मैं वादा करती हूँ जिस तरह से हमने एक दूसरे से अब तक प्यार किया, ऐसे ही शादी के बाद भी मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। मैं तुम्हारी वफादार रहूंगी, मैं तुम्हारी फर्माबरदार रहूंगी। लेकिन अब तक जैसे हमने अपने आप को हर तरह के गुनाहों से बचाए रखा, आइंदा भी अपने आप को हर तरह के गुनाहों से बचाए रखेंगे। यानी हम किसी हद को पार नहीं करेंगे, बल्कि मैं तुमसे वादा करती हूँ अगर
آج تم نے مجھے جانے دیا میں اپنی شادی کی پہلی رات تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ اللہ اکبر۔ لڑکا سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ لڑکا کہتا ہے شادی کی پہلی رات تو دلہن اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی ہے اور تم وعدہ کر رہی ہو کہ تم شادی کی پہلی رات میرے ساتھ گزارو گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ لڑکی نے کہا اگر آج تم نے مجھے جانے دیا تو میں وعدہ کرتی ہوں اپنی شادی کی پہلی رات میں تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو۔ اس کے بعد وہ باعصمت لڑکی وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ چند دنوں کے بعد اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد جب رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ اب پہلی رات بند کمرے میں اپنے شوہر سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے، شوہر آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو اپنے گلے سے لگانا چاہتا تھا۔ بیوی نے اپنے شوہر کو روکتے ہوئے کہا رکیے، اتنا اتاولا پن کیوں، اتنی جلد بازی کیوں؟ اب ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب تو زندگی بھر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ میرے قریب آئیں، اس سے پہلے کہ آپ مجھے اپنے سینے سے لگائیں، میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا آخر کون سی بات کرنا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا پہلے آپ وعدہ کریں آپ اطمینان کے ساتھ میری بات کو سنیں گے اور میں جو کہوں گی آپ میری بات کو مانیں گے بھی۔ شوہر نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا تم اگر میری جان مانگو تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو اور کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر دلہن نے اپنا سارا معاملہ بیان کر دیا۔ ہم ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے پہچانتے ہیں، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر والوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا نکاح نہ کرایا، اس لیے مجبوراً میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا، لیکن اپنے عاشق سے جدا ہوتے ہوتے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کی پہلی رات میں اپنے عاشق کے ساتھ گزاروں گی۔ بیوی کہتی ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کا فیصلہ ہے، آپ اجازت دے تو آپ کی بیوی اپنے وعدے کو پورا کرے اور اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو آپ کی بیوی اپنے وعدے کو توڑ دے گی۔ اگر آپ نے آج میرے وعدے کو پورا کرنے دیا تو یقیناً میرے عاشق کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا ہو جائے گی۔ شوہر نے اپنی بیوی کی تمام باتوں کو غور سے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، جاؤ جا کر اپنے وعدے کو پورا کرو۔ جب دلہن نے یہ سنا بڑی خوش ہوئی، وہ فوراً اجازت لے کر گھر سے باہر نکلتی ہے، اپنے عاشق کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ گلی کے ایک کونے پر ایک چور کھڑا ہوا رات کے اندھیرے میں انتظار کر رہا تھا کہ اگر یہاں سے کوئی مسافر گزرے گا میں اسے لوٹ لوں گا۔ اچانک اس چور کی نظر اس دلہن پر پڑتی ہے جس کے جسم کے اوپر سونے چاندی کے زیورات موجود تھے۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ایک عورت رات کے اندھیرے میں دلہن کا جوڑا پہنے ہوئی زیورات سے لدی ہوئی اکیلی چلی جا رہی ہے، موقع غنیمت جان کر وہ آگے بڑھا۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر اس لڑکی سے زیورات کو چھیننا چاہتا تھا، لڑکی نے چور کو دیکھ لیا، فوراً چور سے مخاطب ہو کر کہتی ہے میرے بھائی اگر تم مجھے لوٹنا چاہتے ہو، زیورات لینا چاہتے ہو، میں خوشی خوشی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ چور نے کہا کیا شرط ہے؟ اس پر وہ لڑکی کہتی ہے میں اپنے ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے جا رہی ہوں، مجھے اپنا وعدہ پورا کر لینے دو، اس کے بعد یہ سب کچھ میں تمہارے حوالے کر دوں گی۔ چور نے حیرت سے کہا تم دلہن کا جوڑا پہن کر زیورات میں لدی ہوئی کون سا وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہی ہو؟ اب لڑکی نے سارا معاملہ چور کو سنا دیا۔ اب چور نے جب ساری باتیں سنی وہ بھی حیران رہ گیا۔ چور کہتا ہے اگر تمہارے شوہر نے اپنے دل کو اتنا بڑا کیا اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو اس کے عاشق کے پاس جانے کی اجازت دی تاکہ اس کا وعدہ ٹوٹے نہ، وعدہ پورا ہو جائے، تو میں بھی تجھے مہلت دیتا ہوں، جا اپنے وعدے کو پورا کر لے، اس کے بعد میں تیرے زیورات لوں گا۔ اور چور یہاں تک کہتا ہے میں تجھے اکیلے نہیں جانے دوں گا، تو جہاں جانا چاہتی ہے بتا، میں تجھے بحفاظت وہاں تک لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ چور لڑکی کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عاشق کے گھر تک آتا ہے۔ عاشق کے گھر کے دروازے پر وہ دلہن
दुल्हन को छोड़कर पलट जाता है। अब वो लड़की घर के अंदर दाखिल होती है। जैसे ही उसके आशिक ने लड़की को दुल्हन के जोड़े में शादी की पहली रात अपने कमरे में देखा, वो आगे बढ़कर तेजी के साथ उससे लिपट जाता है, अपने सीने से लगाता है और बेसाख्ता पुकार उठता है, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है। इस वक्त तो तुम्हें अपने शौहर के साथ होना चाहिए था, लेकिन अपने वादे को पूरा करने के लिए तुम मेरे पास आ गई हो। भला बताओ ये कैसे मुमकिन हो सका? अब लड़की ने तरतीबवार उसे सारा मामला बयान करके बता दिया। लड़के ने जब ये सुना वो बेसाख्ता पुकार उठा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आफरीन हो उस चोर पर कि जिसका काम चोरी करना है, लेकिन तुम्हारे वादे को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को चोरी से रोके रखा, बल्कि तुम्हें यहाँ आने दिया, और सिर्फ आने न दिया बल्कि बाहिफाजत तुम्हें लाकर मेरे घर के दरवाजे तक पहुंचा कर गया है। और आफरीन हो तुम्हारे शौहर पर कि जिसने तुम्हारे वादे को पूरा करने के लिए अपनी शादी की पहली रात अपनी बीवी को किसी और के पास आने की इजाजत दे दी। हालांकि इस वादे को पूरा करना तो शरन भी जायज न था, लेकिन तुम्हारे शौहर ने और उस चोर ने फराग दिली से काम लिया, तो क्यों न मैं भी फराग दिली से काम लूं। जा, वापस चली जा, अपने शौहर के पास चली जा, मैं तुझे इजाजत देता हूँ। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, अपने शौहर के साथ जा, खुशहाल जिंदगी को गुजार दे। ये कहकर उस लड़के ने उस लड़की को वहां से रवाना कर दिया। लड़की घर से बाहर निकलती है, चोर घर के दरवाजे पर मौजूद था। लड़की अपने जेवरात को उतार कर चोर के हवाले करना चाहती थी, लेकिन चोर ने कहा नहीं, अब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। फिर उस चोर ने जवां मर्दी दिखाई और लड़की को दोबारा बहिफाजत लाकर उसके शौहर के घर तक वो छोड़कर वापस चला गया। लड़की अपने शौहर के पास आती है, आने के बाद अपने शौहर को पूरी कहानी तरतीबवार सुनाती है। शौहर अपनी बीवी को अपने गले लगाता है और उसके बाद दोनों मियाँ बीवी शादी की पहली रात जिस तरह से एक साथ दुल्हा दुल्हन गुजारते हैं, इस तरह से हंसी खुशी गुजार देते हैं। इस पूरे वाकये को सुनाने के बाद शहर काजी ने अब तीनों शहजादों से कहा, अब मुझे बताओ उन तीनों लोगों में, यानी शौहर में, आशिक में और चोर में, इन तीनों में सबसे ज्यादा जवां मर्दी किसने दिखाई थी, सबसे ज्यादा फराग दिली किसने दिखाई थी? इस पर सबसे बड़ा बेटा कहता है सबसे ज्यादा जवां मर्दी और फराग दिली शौहर ने दिखाई, जिसने शादी की पहली रात अपनी बीवी के एक वादे को पूरा करने के लिए उसे उसके आशिक के पास जाने की इजाजत दी। इसके बाद दूसरा बेटा कहता है नहीं नहीं, बल्कि जवां मर्दी और फराग दिली तो उस आशिक ने दिखाई कि शादी की पहली रात जिसके कमरे में उसकी माशूका आई थी, इसके बावजूद उसने अपनी माशूका को खैर वाफियत के साथ बहिफाजत वापस जाने की इजाजत दे दी। हालांकि वो जो कुछ भी उसके साथ चाहता कर सकता था, लेकिन उसने कुछ भी न किया और उसे वापस जाने दिया। ये उसकी फराग दिली और जवां मर्दी थी। इसके बाद सबसे छोटे शहजादे ने कहा नहीं नहीं, सबसे ज्यादा फराग दिली और जवां मर्दी तो उस चोर ने दिखाई, क्योंकि चोर का काम तो सिर्फ चोरी करना होता है, उसका किसी वादे से कोई ताल्लुक नहीं होता। चोर चोरी करने पर आता है तो कत्ल गारत गिरी करने से भी पीछे नहीं हटता, लेकिन इस चोर ने उस लड़की को जाने दिया, न कि सिर्फ जाने दिया बल्कि बाहिफाजत ले जाकर उसे उसके आशिक के पास पहुंचाया और फिर वहां से बाहिफाजत ले जाकर उसे उसके शौहर के पास पहुंचाया। इसका मतलब तीनों में सबसे ज्यादा जवां मर्द और फराग दिल तो चोर निकला। अब तीनों शहजादों के जवाबात को सुनने के बाद शहर काजी ने अपना फैसला सुनाया। चूंकि बड़ा शहजादा शादीशुदा है, इसलिए उसे शौहर के अंदर जवां मर्दी और फराग दिली नजर आई, यानी शौहर ने सबसे बड़ी हिम्मत और जुर्रत का काम किया है। और दूसरा शहजादा चूंकि आशिक मिजाज है, इसलिए उसे आशिक के अंदर सबसे ज्यादा फराग दिली और जवां मर्दी नजर आई कि आशिक ने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है। और छोटा शहजादा उसे चोर के अंदर फराग दिली, जवां मर्दी और हिम्मत नजर आई, क्योंकि छोटे शहजादे ही ने अपने बाप के खजाने को चुराया है। सबसे पहले छोटे शहजादे ने इनकार किया और वो मना करता रहा कि नहीं नहीं, मैंने वो खजाना नहीं चुराया है, लेकिन आखिरकार कुछ देर इनकार
انکار کرنے کے بعد اسے ماننا پڑا کہ اس نے ہی دھوکے سے اپنے باپ کے خزانے کو وہاں سے غائب کیا۔ اب سارا خزانہ لا کر شہر قاضی کی عدالت میں مجبوراً اسے پیش کرنا پڑتا ہے۔ پھر شہر قاضی نے بادشاہ کی وصیت کے مطابق وہ سارا خزانہ تینوں بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا، اور اس طرح سے ایک پیچیدہ مسئلے کو شہر قاضی نے ایک کہانی کے ذریعے بآسانی حل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔